साथियों, एक बार की बात है, बात कब की है? 7 दिसंबर 1941 की सुबह की बात है। जापान पता है एक समय पर ना बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, आज भी है। एक समय था जब इसकी फोर्सेस इतनी खतरनाक होती थी कि अमेरिका को भी नहीं गांठते थे। यानी कि ये जहां मैं एक समय मतलब आप ऐसा समझिए, यदि हम अपने बाबा दादाओं के जमाने में होते तो शायद ही हम कभी ये मान पाते कि अमेरिका जैसा कोई देश बड़ा बनेगा, क्योंकि जापान इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि दुनिया के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा कर चुका था। ऐसा देश हुआ करता था जिसको जर्मनी का साथ मिलते ही यह तय माना जा रहा था कि पूरी दुनिया इनके द्वारा ही शासित की जाएगी। हिटलर और जापान मिलकर के आतंक मचाए हुए थे, यूं समझकर चलिए। इनका आतंक तब हुआ जब 1941 के दिन 7 दिसंबर के दिन पर्ल हार्बर नामक एक जगह थी, यूएस की नेवी रहा करती थी वहां पर, हवाई आइलैंड के पास की बात है, पैसिफिक ओशन की बात है। वहां पर ये लोग जाते हैं और जाकर के बम गोले गिरा देते हैं। जब बम गोले गिरा देते हैं, अमेरिका युद्ध में न्यूट्रल था। असल में न्यूट्रल कैसे था, अब इसको यूं समझिए। अगर कोई आज से आप ये पूछे कि बताइए भाई साहब कि यूक्रेन के केस में अमेरिका न्यूट्रल है कि एक्टिव है, तो आप आंसर देंगे सर कह नहीं सकते। क्यों? ऑन पेपर तो अमेरिका दिखाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से यूक्रेन के पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। यही सेकंड वर्ल्ड वॉर में था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ 1939 में, तो अमेरिका फ्रांस को और इसको यूके को फाइनेंस कर रहा था, लेकिन खुद सामने से आकर युद्ध में अपनी सेना नहीं भेज रहा था। जापान ने कहा रुको बेटा, तुम्हारी रसद सामग्री तोड़ते हैं पहले। ये गए और जाकर पैसिफिक ओशन में पर्ल हार्बर पर जाकर के इनकी सेना के ऊपर गोले बरसा दिए। भाई साहब, अमेरिकियों का गजब नुकसान हुआ। 2400 सैनिक मारे गए, अमेरिकी सैनिक, और 1178 अमेरिकी सैनिक यहां पर जख्मी हुए। अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। बोले यार, हम तो प्रिपेयर ही नहीं थे, हम तो खेल ही नहीं रहे थे, हमको क्यों मार दिया गया? ऐसी स्थिति में जब यह चीज निकल कर आई तो अमेरिका को बहुत सेटबैक लगा, और उसी दिन अमेरिका ने कहा कि भाई साहब अब हम युद्ध में एंट्री करेंगे। ये देखिए, ये वो जगह है पर्ल हार्बर, कहां पर है? हवाई आइलैंड के पास में है। ये जापान यहां से निकल करके यहां अटैक मार दिया। अमेरिका ने कहा कि यार ये तो सीधा सीधा हमें चैलेंज कर दिया, अब चैलेंज कर दिया तो युद्ध में अब हमें एंट्री करनी होगी। और ऐसा कहकर के अमेरिका इस पर्ल हार्बर की घटना के बाद युद्ध में कूद पड़ा। अब युद्ध में कूद तो गया अमेरिका, लेकिन कूदने से कुछ हुआ नहीं। जापान तो फिर भी अपनी बढ़िया बैटिंग कर रहा था, और दुनिया के दिमाग में यह और बिठा चुका था कि अमेरिका जैसे तक को हमने निपटा दिया। अमेरिका ने इस दौरान अपने कुछ वैज्ञानिकों को लगाया काम पर कि यार कुछ ऐसा करो कि हम बेहतरीन से बेहतरीन सबक सिखाने में कामयाब हो जाएं। बोले किसको? बोले जापान को। बोले क्या करें? बोले यार कुछ भी बनाओ, हमको नहीं पता। तो भाई साहब, इनने मिलकर बनाया परमाणु बम। परमाणु बम नामक चीज पहले हुआ ही नहीं करती थी, चर्चाओं का भी हिस्सा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ऐसी जानकारी कि कोई ऐसा बम गिरे जो कि शहर को तबाह कर दे, आग अनुमान ही नहीं था। भाई साहब, अमेरिका ने ऐसी चीज बना ली। जब यह जानकारी निकलकर मार्केट में आई, तब तक तो हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो चुके थे। स्थिति यह हुई कि अमेरिका ने 1941 का बदला लेने के लिए जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया। अपने 2500 के आसपास मारे गए लोगों का बदला अमेरिका ने लगभग 1.5 लाख जापानियों को मार कर लिया। तिथि हिस्ट्री में आज भी याद रखी जाती है, अगस्त 6, 1945, और इसके साथ साथ अगस्त 9, 1945। अमेरिका के द्वारा सबसे पहले हिरोशिमा के अंदर बम गिराया गया, उसके साथ साथ नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया। इस बम का नाम लिटिल बॉय हुआ करता था, और इस बम ने लगभग 70,000 जापानियों की जान ले ली थी। इसके साथ साथ दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर, जिसका नाम था बम का फैटमैन, जिसने 40,000 लोगों की जान ले ली। साथियों, जापानी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। आप ऐसे समझकर चलिए जैसे जब कोरोना आया ना, तो अपन में से कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि यार इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन लोग मारे गए। हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को लेकर के फिलॉसफी बदल गई। जापान बुरी तरह घायल हो चुका था, इतना घायल हो चुका था कि कहते हैं ना कि अगर आप बहुत दुख में हैं या बहुत खुशी में हैं, कभी भी कमिटमेंट मत करिए। जापानी बहुत दुख में थे, इतने दुख में थे कि जिसको देखें या तो वो पीड़ित है, या उसका परिवार का कोई सदस्य मृत है, या फिर कई सदियों तक पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं, क्योंकि रेडिएशंस थी। किसी को रेडिएशंस के बारे में पता भी नहीं था। जापान इस बात से दुखी होकर के उस समय कसम खाना शुरू किया कि भाई अब चाहे जो भी हो जाए, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध की परिणति यह होती है। जापान की इसी चीज को देखते हुए जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने सरेंडर कर दिया सबके सामने कि भाई साहब अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हम युद्ध से बाहर हैं। जापान का सरेंडर हो गया साहब। जापान जब सरेंडर हुआ तो उसने सरेंडर करते ही अपना खुद का एक संविधान बनाया, और उस संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया, और उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल नंबर 9। जैसे हमारे देश में संविधान है, संविधान के अंदर आर्टिकल्स डले हैं, ऐसे ही इनके संविधान में एक आर्टिकल डाला गया, और वो आर्टिकल कहता था कि जापान अब किसी भी देश पर अटैक नहीं करेगा। भाई, जापानियों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था, अमेरिका पर हमला करने का परिणाम उन्होंने देख लिया था।
ऐसी स्थिति में जापान की जनता के कंसेंसस से यह निर्णय लिया गया कि जापान किसी पर अटैक नहीं करेगा और इसको उन्होंने संविधान में डाल दिया। आर्टिकल 9 वही आर्टिकल है जो जापानियों से कहता है कि जापान from establishing a military or solving international conflict through violence, however there have been widespread public debate। तो यानी कि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया कि जापान कभी भी अपनी मिलिट्री स्टैब्लिश नहीं करेगा, अगर कुछ करेगा तो वो केवल खुद की सेल्फ डिफेंस की फोर्सेस होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यह था वो इतिहास जिसके चलते जापान ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली।